नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जीएमसीएच, नोटसेट एंड केजीएमयू एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आओ हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमसे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईजी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है और इसका क्या रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वे एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरिस्टालसिस एंड नॉन ऑफ द अबव। रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वे एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वे एक्टिविटी ये हमारा करता है ईईजी। ईईजी होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, जो कि हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करता है ब्रेन की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो रिकॉर्ड करता है। इस प्रोसीजर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि जो है ना पेशेंट को बोला जाता है कि ईजी से होने से पहले कि आप है ना जो पहले अपने हेयर्स को क्या नाम शैम्पू वगैरह से धोए, जिससे कि आपका जो हेयर में है वो ऑयल वगैरह निकल जाए। और जो तुम्हारे क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मतलब कि जो भी आपके हार वगैरह कड़िया वगैरह जो भी होगा वो निकालने के लिए बोला जाता है ईजी करने से पहले, ठीक है। और रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी ये हमारा ईसीजी के अंदर होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी होता है हमारा ईसीजी के अंदर। तो इन्हें बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारा ईसीजी होगा, ईसीजी। तो पहले का जो आंसर हुआ हमारा वो वाज बी, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी। इसके बाद इन्हें बोला कि रिकॉर्डिंग ऑफ पेरिस्टालसिस, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरिस्टालसिस ये हम करते हैं, ये हमारा जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर जो होता है उसको हम ये मूवमेंट क्या नाम मैनोमीटर पे हम क्या करते हैं, मूवमेंट को हम देखते हैं, या उसको जो प्रेशर होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या नाम जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन वे उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट जो और उसका जो प्रेशर होता है अंदर का, वो मूवमेंट हमारे अंदर मैनोमीटर के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, मैनोमीटर। अब इसके बाद हम करेंगे डिस्कस सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात, व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 प्लेस इन कि जो हम ईसीजी करते हैं, जो ईसीजी रीड होती है वो हम कहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं ईसीजी की प्लेसमेंट के बारे में बात, कहाँ हम डिस्कस वो का प्लेसमेंट करते हैं। जो पहली हमारी V1 होती है, V1 हम करते हैं राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो इसका आंसर हमारा राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो V1 हम करते हैं जो हमारा राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, तो वहां पर प्लेसमेंट करते हैं। और जो सेकंड होती है हमारी V2 करते हैं हम लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो हमारी V3 हुई, V3 हम करते हैं V2 एंड V4 के बीच में, मिडल में। और जो हमारी V4 हुई, V4 हम करते हैं मिड क्लेविकल लाइन में, है ना, मिड क्लेविकल लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकल लाइन। जैसे कि हमारा ये स्ट्रक्चर है वुमेन की, तो जो हमारा V1 है तो हम यहाँ करेंगे, V2 हम यहाँ करेंगे, और V4 जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा और मिड क्लेविकल लाइन होगा यहाँ पर करेंगे। और जो हम V3 करेंगे, V3 हम करेंगे V2 एंड V4 के बीच में, ठीक है, मिडल में। और जो V5 करेंगे, V5 हम करेंगे क्या नाम है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। जो हमारी V5 हम करेंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और जो हम V6 करेंगे, V6 हम करेंगे जो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन होगा, मिड एक्सिलरी लाइन। वहां पर हम अपना V6 इस लीड प्लेसमेंट करेंगे। पहला हमारा होगा राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड होगा हमारा हो गया क्या नाम है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो V3 हमारा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ के बीच में। और जो हमारा फोर्थ वाली होगी वो मिड क्लेविकल लाइन के बीच में, यहाँ पर मिड क्लेविकल लाइन के बीच में। और जो हमारा क्या नाम फिफ्थ होगी वो होगी हमारी मिड एक्सिलरी लाइन वाली एंटीरियर एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो 6 होगी वो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। वहाँ पर हम फिफ्थ वाली और 6 वाली इसी लीड प्लेसमेंट करते हैं। और जो हमारी एस्टिमेटिक लीड होती है वे 4 होती है।
चार में से एक न्यूट्रल होती है, जो ब्लैक वाली होती है वो न्यूट्रल होती है, एक रेड होती है, एक हमारी येलो होती है, एक हमारी ग्रीन होती है। रेड जो हम लगाते हैं राइट साइड हैंड में लगाते हैं, और जो क्या नाम है ब्लैक होती है वो हम जो न्यूट्रल होती है वो जो हम राइट साइड लेग में लगा देते हैं। और जो हमारी क्या नाम है येलो होती है, येलो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड हैंड में लगाते हैं, और जो हमारी ग्रीन होती है वो हम लेफ्ट लेग में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ईसीजी लीड के प्लेसमेंट के बारे में बात हुई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि हमारा कौन सा V1 काम करते हैं राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। ठीक है, अब जो यहाँ पर V2 पूछता तो हम क्या करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है ना, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पूछ देखना कि राइट कह रहा है ये लेफ्ट कह रहा है, उसके आंसर को आप ध्यान से देखकर करना। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। द 12 लीड ईसीजी इज यूज्ड टू डायग्नोज। जो हम 12 लीड ईसीजी यूज करते हैं वो किसके डायग्नोज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें आपको 3-4 ऑप्शन और भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको कहता है कि हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दे दिया या पुल्मोनरी एडिमा दे दिया। तो मेनली हम जो यूज करते हैं 12 लीड ईसीजी करते हैं डिसअरिथमिया एंड कंडक्शन अबनॉर्मलिटी। डिसअरिथमिया मतलब कि जो हमारे इरेगुलर, डिसअरिथमिया का मतलब क्या होता है जो हमारी इरेगुलर हार्ट बीट होती है उसे डिसअरिथमिया कहते हैं कि हमारी हार्ट रेट है वो उसका रिदम नहीं हो पाता, वो अबनॉर्मल हो जाती है। तो हम ईसीजी इसमें 12 लीड ईसीजी हम यूज करते हैं। कंडक्शन मतलब कि जैसे कि हमारा हार्ट है ना, एस से नोड से एवी नोड चलता है, एवी नोड से हमारे बंडल ऑफ हिस्से और पुरकुंजे फाइबर तक हमारा जो करंट बनता है तो वो प्रॉपर से हमारे उसमें नहीं हो पाता, उसमें अबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो उसमें भी हम ईसीजी 12 लीड ईसीजी हम यूज करते हैं। ये जैसे कि इसमें अब नॉर्मलिटी जैसे कि हमारा 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं ईसीजी हम यूज करते हैं। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन के बारे में बात कि 4th क्वेश्चन क्या है हमारा। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, कि ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं। एक होगा हमारा नैनोमीटर, एक होगा हमारा स्पेगनोमैनोमीटर, एक होगा हमारा बैरोमीटर, एक होगा हमारा कैलोरीमीटर। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नैनोमीटर में क्या होता है, नैनोमीटर में जो हम करते हैं ये करते हैं बहुत छोटे पैमाने पे जो हमें किसी चीज की लेंथ नापनी है, किसी चीज की हमें लेंथ नापनी है तो हम उसमें कहते हैं नैनोमीटर यूज। तो ये होता है हमारा नैनोमीटर का काम। एक होगा हमारा बैरोमीटर हम यूज करते हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसमें हम यूज करते हैं बैरोमीटर यूज हम करते हैं। एक इसमें क्या है कैलोरीमीटर क्या करते हैं। कैलोरीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल जो चेंज होता है किसी चीज का, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम नापते हैं कैलोरीमीटर से। ठीक है, वो हम नापते हैं कैलोरीमीटर से। एटमॉस्फेयर बता दें मैंने बैरोमीटर से नापते हैं, जो छोटे पैमाने पर जो हम लेंथ नापते हैं वो नैनोमीटर से नापते हैं। और जो मेन जो क्वेश्चन पूछा कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं स्पेगनोमैनोमीटर से, है ना। तो इसका आंसर होगा स्पेगनोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फोर्थ का सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर। पोर्टल वेन क्या होती है हमारी, जो यहाँ पर हेपेटिक जो वेन होती है, जहाँ पर हेपेटिक वेन होते हैं, हेपेटिक वेन जो हमारी पोर्टल वेन से अटैच होती है, जो इतनी भी हमारी वेन निचली साइड से जैसे कि हमारी सुपरा मेजेंट्रिक वेन हुई, हमारा गैस्ट्रिक वेन हुई, तो वहाँ से जो पोर्टल वेन से अटैच हो जाती है। अगर जो इसका नॉर्मल प्रेशर क्या होता है 5 to 10 mmHg हो जाता है। पोर्टल वेन प्रेशर का कब बढ़ जाता है, वो जैसे कि हमारा कोई राइट साइड हार्ट फेलियर होगा किसी पेशेंट में, तो क्या है पोर्टल वेन का हमारा क्या प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा राइट साइड हार्ट फेल हो गया, जो हमारा क्या नाम वीनस रिटर्न है वो हमारा प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, प्रॉपर से नहीं होगा क्या वो ब्लड वो वहीं पर ही रह जाएगा, मतलब कि वो हमारा वेन में पोर्टल वेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद एजिंग ऑफ बीपी इज ऑफ्टन हायर ड्यू टू, कि जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती है, जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती है, जैसे कि ओल्ड स्टेप अवस्था में है, तो किस वजह से वो बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ मसल मास, जो हमारा क्या नाम बॉडी का मसल मास का लॉस हो जाए उससे हो जाता है। चेंज इन एक्सरसाइज एंड डाइट,
मान लिया कि जो पहला की अडल्ट अवस्था में था पेशेंट, कोई पर्सन कोई, वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा था उस टाइम पे, और क्या नाम है अच्छे से अपने डाइट ले रहा था, लेकिन क्या हुआ उसने कि बुढ़ा ओल्ड एज में जाकर या एक्सरसाइज कम कर दी या डाइट कम कर दी, या उससे बीपी में चेंज आ सकता है, हाई हो सकता है, या फिर डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो जैसे कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर से नहीं होता। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जैसे कि हमारे पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी, जैसे कि हमारे दूर की एक्सट्रीमिटी जो होती है, जैसे कि हमारी लेग एक्सट्रीमिटी होगी और जब हमारे हैंड होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस जो हो जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर हमारा ब्लड फ्लो है वो उसमें क्या नाम है कम हो जाता है, उससे हमारा बीपी बढ़ता है। या फिर हमारा डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टरी वॉल। तो मेनली जो है ओल्ड एज में क्या होता है, जो हमारी आर्टरी होती है ना उसकी इलास्टिसिटी वो क्या होती है हमारी बहुत कम हो जाती है। तो क्या आता है वो बहुत हार्ड हो जाती है। मतलब जो पहला आर्टरी है ना हमारी बढ़िया से में इलास्टिसिटी, तो हमारे में जब बीपी ब्लड प्रेशर जो नापते थे, मतलब कि ब्लड जो हमारा बहता था, तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट आर्टरी हो जाती, मतलब आर्टरी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो जाती। लेकिन क्या है ओल्ड एज में क्या है उसकी इलास्टिसिटी क्या है उसकी आर्टरी की कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी हमारी कम हो जाएगी तो क्या है वो क्या नाम आर्टरी पूरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्या धीरे धीरे क्या है वो बीपी उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसको इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है जब आर्टरी बढ़ेगी, ठीक है। अब जो हमारा जो सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 mmHg इज पल्स प्रेशर इज, कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर दे रखा किसी पेशेंट का 140/90, तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसका पल्स प्रेशर निकालो, तो पल्स प्रेशर कैसे निकालोगे? तो पल्स प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला है, पल्स प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना दे रखा इसमें 140, इसमें 140 दे रखा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना दे रखा 90। तो 140 में से आपका 90 का तो बचेगा हमारा 50 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा पल्स प्रेशर हुआ, ठीक है। तो इसमें आंसर जो देखोगा 50, ये हमारा हुआ 50, इसका आंसर हुआ। बाजी देखा गया एग्जामिनर क्या पूछता है मीन आर्टेरियल प्रेशर आपको पूछ सकता है, तो उसका भी निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर वो हम कैसे निकालते हैं? तो हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई टू हम जो सिस्टोलिक हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या नाम जोड़ देते हैं डिवाइडेड बाय 3। जो भी आपका क्वेश्चन में ब्लड प्रेशर दे रखा होगा, जो सिस्टोलिक दे रखा होगा या डायस्टोलिक दे रखा होगा, वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उससे आप मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उनकी क्या रेंज चेंज कर देंगे, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई 2 प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय अपना 3 हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर जो हमारा प्रेशर होता है आर्टरी पे, प्रेशर जो आर्टरी पे होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जिस टाइम हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे क्या है जो आर्टरी का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब जो प्रेशर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो पूरा आर्टरी पे जोर लगा रहा, प्रेशर लगा रहा। अगर जो हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा तो वो प्रेशर हमारा क्या कम होगा तो क्या रिलैक्स हार्ट करते टाइम उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि 8 क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होता है कि टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इज मल्टीप्लाई, कि कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हार्ट रेट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे।
तो कार्डियक आउटपुट निकालने का आपका एक ही फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट जो हमारी होती है उसे मल्टीप्लाई करना है हमें स्ट्रोक वॉल्यूम से, स्ट्रोक वॉल्यूम से, स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको हार्ट रेट दे देगी कि हार्ट रेट इसकी हमारी जैसे कि 80 दे दी और स्ट्रोक वॉल्यूम इसकी जैसे कि आपको 70 दे दी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको इसे दे दी, तो आपको एग्जामिनर क्या है उस इस तरीके से पूछ सकता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया आपको सेम डिट्टो मिलेंगे। आपको क्या है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से मतलब कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो मेथड में आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि हमें पूछे कि कार्ड आउटपुट क्या होता है, कार्ड आउटपुट हमारा क्या है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हमारी, हार्ट रेट क्या होता है, जो हमारा 1 मिनट में हार्ट जो बीट करता है वो हमारी हार्ट रेट होती है। नॉर्मली जो होती है हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 होती है। जो हम बीच में मेन रेशियो है वो मान लेते हैं हम 72 के आसपास। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा हार्ट, जब हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड निकालता है वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। वो तो वो लगभग 70 किलो का जो हम नॉर्मल अडल्ट मान लेते हैं तो लगभग होता है 70 के आसपास। ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अकॉर्डिंग टू वेट। अब जो पेशेंट का वेट ज़्यादा है और उसका लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा ब्लड निकाला तो उसके स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली जो हम अडल्ट का मानते हैं 70 किलो जो अडल्ट मानते हैं तो उसमें हम स्ट्रोक वॉल्यूम मानते हैं 70। तो लगभग मतलब हार्ट रेट 1 मिनट के हमारे 72 होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारे एक कॉन्ट्रैक्शन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फेंक रहा तो हमारा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम तो 70 के आसपास फेंक रहा। तो जो हमारे 1 मिनट का जो हमारा 1 मिनट अब जो हमारा कार्ड आउटपुट होता है लगभग होता है 5 लीटर के आसपास, होता है 5 लीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 1 मिनट में जो ब्लड फेंकेगा तो वो होगा हमारा क्या नाम कार्ड आउटपुट, वो होगा लगभग क्या नाम 5 लीटर के आसपास हो गया। ठीक है, अब हम क्या नाम जो एक सिस्टमेटिक आर्टरी प्रेशर, सिस्टमिक आर्टरी प्रेशर जो हम पढ़ते हैं, सिस्टमिक जो हमारा हम बीपी चेक करते हैं ना, जो सिस्टमिक जो हमारा हम ब्लड बहता है जैसे कि हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो हमारा होगा एक सिस्टमिक आर्टरी प्रेशर होगा। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी का हम प्रेशर 2 तरीके से नाप सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसका डोपलर इकोकार्डियोग्राम, जो हम है डोपलर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने हार्ट के ऊपर है वो क्या नाम डोपलर प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके प्रेशर का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेनली हम इसमें यूज करते हैं, जो हम इसमें कैथेटर डालते हैं, वो क्या करते हैं, कैथेटर हम कहाँ से डालते हैं, वो डालते हैं कैथेटर हम जो क्या नाम है, एक तो हम आर्म से भी डाल सकते हैं, लेग से भी डाल सकते हैं। वो कैथेटर क्या करेगा, जब आपको जो हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी होगा, उसका एक्यूरेट प्रेशर बताएगा, वो बताएगा आपका एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट प्रेशर आपका वो बताएगा। ठीक है, तो वो कैथेटर हम उस कैथेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर होता है नॉर्मली वो होता है 10 to 20 mmHg में प्रेशर होगा, ये होगा 10 से 20 mmHg। और जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है, जो हमारी 1 मिनट मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो 1 मिनट में कितना 5 लीटर, वो हमारी सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। होपली आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।